सिस्टम इस्तेमाल कर रहा होता है उसको हम इंस्टेंस बोलते हैं, जो ऊपर पिंग बॉक्स के अंदर अवेलेबल है। इंस्टेंस के अंदर बहुत कुछ होता है, जिसमें से कुछ मेमोरी स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सिस्टम ग्लोबल एरिया में पड़े होते हैं। तो इंस्टेंस का एक सब पार्ट है जिसको सिस्टम ग्लोबल एरिया कहते हैं। हमने इसके मतलब ये बात की थी कि ये शेयर्ड ग्लोबल एरिया, इसमें अगर 1000 यूज़र डेटाबेस से कनेक्टेड है तो 1000 के 1000 एसडीए को इस्तेमाल करेंगे। फिर हमने कहा इसमें मल्टीपल किस्म की कैशेस पड़ी होती हैं। पहली थी लाइब्रेरी कैशे, जिसमें आपके पास जो फंक्शंस होते हैं उनकी डिटेल्स पड़ी होती है कि सम का फंक्शन क्या करेगा, एवरेज का फंक्शन क्या करेगा, वो जो भी रूटीन्स है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए वो लाइब्रेरी कैशे में मौजूद होंगी। किसी भी क्यूरी का रिलेटेड मेटा डाटा जो है वो डाटा डिक्शनरी कैशे के अंदर लोड होगा। डेटाबेस बफर कैशे के अंदर क्यूरी का रिजल्टेंट आएगा। डेटाबेस बफर कैशे में जो क्यूरीज आएंगी, दो तरह का डाटा हो सकता है, या रीड ओनली डाटा होगा या राइट डाटा होगा। अगर राइट डाटा की हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है अगर कोई चीज़ अपडेट हमने कर दी है मेमोरी में जाके, तो उसका मेमोरी का इमेज उसकी डेटाबेस के इमेज से फ़र्क हो जाएगा। ऐसे डाटे को हम क्या बोलते हैं, तो उसके लिए एक नाम हमने लिया था, डर्टी डर्टी डाटा। डाटा। बिल्कुल। तो वो डर्टी डाटा जो है उसकी एक कॉपी डेटाबेस बफर कैशे से रीडू लॉग बफर में जाएगी। रीडू लॉग बफर में तमाम अपडेटेड डाटा जो होता है उसकी एक कॉपी एग्जिस्ट करती है। तो रीडू लॉग बफर जो हमारे पास है, ये हम रिकवरी के लिए इस्तेमाल करते हैं। कैसे, वो हम आगे जाके देखेंगे। सो लाइब्रेरी कैशे, डाटा डिक्शनरी कैशे, डेटाबेस बफर कैशे और रीडू लॉग कैशे हमने देख लिया। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जिसको हम बोलते हैं जावा पूल और लार्ज पूल। हमने कहा था ये दोनों ऑप्शनल स्ट्रक्चर्स हैं। ऊपर वाले चार लाजमी है, उनके बगैर डेटाबेस की एक्टिविटी परफॉर्म ही नहीं हो सकती, वो बनने ज़रूरी हैं। ये दोनों हम चाहेंगे तो बनाएंगे, अगर चाहेंगे तो नहीं बनाएंगे। अगर ये दोनों नहीं बनाते तो इनमें जाने वाली चीज़ें कहाँ जाएंगी? शेयर्ड पूल के अंदर, जिसमें ऑलरेडी लाइब्रेरी कैशे और डाटा डिक्शनरी कैशे है, और वहाँ पे शेयर्ड पूल की जो परफॉर्मेंस है वो डाउन हो सकती है। इसलिए हम अलहदा जावा पूल और क्या क्रिएट करते हैं? लार्ज पूल। इसके बाद हमारे पास येलो कलर के नीचे कुछ बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं जिनको बैकग्राउंड प्रोसेसेस बोलते हैं, जिसमें पहले प्रोसेस का नाम है पीमोन। पीमोन स्टैंड्स फॉर प्रोसेस मॉनिटर। पीमोन जो है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोसेस मॉनिटर। प्रोसेस मॉनिटर बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे क्लास मॉनिटर हमारे पास होते हैं। सर क्लास एक्सक्यूज मॉनिटर मी। का क्या? जी जी। सर स्लाइड शेयर कर दें सर। स्लाइड शेयर नहीं हुई? नो सर। हुई है सर। हुई सर हुई है स्लाइड सर। शेयर है। सर बुक का प्लीज बता देंगे, बुक कहाँ पर पड़ी है, क्योंकि वो आर आर फोल्डर में नहीं थी, या मुझे नहीं शायद मिली। जो मैंने आप लोगों को क्या नाम है मेल की थी, वो कितने लोगों की मेल खुल गई है? सर खोल के डाउनलोड कर लिया था। उसके अंदर आपको स्लाइड्स नहीं मिली? सर सिर्फ स्लाइड्स नजर आई हैं, बुक नहीं मिली। ये इसको प्रिंट करके आप रख लेंगे तो यही बुक है। जो बुक है वो स्लाइड्स की ही हार्ड कॉपी है। सर ठीक है। आपने कहा था कि चैप्टर 1 पढ़ के आना, तो वो चैप्टर 1 तो बुक में नहीं है। नहीं नहीं, लो लेक्चर वन, लेसन वन की ये जो स्लाइड है मैं इसी को पढ़ के आने की बात कर रहा था। इसमें जो स्लाइड हम प्रेजेंट कर रहे हैं उसके नीचे इसकी डिटेल लिखी हुई है। ठीक है सर। ठीक है। तो ये वाली किताब, ये वाली जो स्लाइड है, इसी पे आपने, यही आपने पढ़नी है। अब आपको स्लाइड नजर आ रही है? यस सर, नजर आ रही है। अच्छा जी। तो मैंने कहा इंस्टेंस में एक तो मेमोरी स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हमने लास्ट टाइम देख लिया था। दूसरा हमारे पास होते हैं बैकग्राउंड प्रोसेसेस, जिसमें से पहले प्रोसेस का नाम है पीमॉन। पीमॉन स्टैंड्स फॉर प्रोसेस मॉनिटर। प्रोसेस मॉनिटर क्या होता है? जिसने बैकग्राउंड प्रोसेसेस को मॉनिटर करना होता है। जैसे क्लास मॉनिटर हमारा होता था, वैसे ये प्रोसेस मॉनिटर। हाँ, इसने तमाम कोई बैकग्राउंड प्रोसेसेस की अलबत्ता शिकायत नहीं लगानी होती, इसने ये चेक करना होता है कि कोई बैकग्राउंड प्रोसेस बंद तो नहीं हो गया।
अगर कोई बैकग्राउंड प्रोसेस टर्मिनेट हो जाए या किसी वजह से बंद हो जाए तो प्रोसेस मॉनिटर का क्या काम है, क्योंकि वो उनको मॉनिटर कर रहे हैं, अगर कोई प्रोसेस बंद हो जाएगा तो वो उस प्रोसेस को जाएगा, उसने जिन रिसोर्सेज को ऑक्यूपाई किया होगा उन रिसोर्सेज से उसको रिलीज करवाएगा और वो रिसोर्सेज रिलीज कर देगा। और अगर ज़रूरत होगी तो उस प्रोसेस को दोबारा रीस्टार्ट करेगा। तो दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, पहला बैकग्राउंड प्रोसेस है पीमोन, प्रोसेस मॉनिटर। इसका काम क्या है, इसने तमाम बैकग्राउंड प्रोसेसेस को मॉनिटर करना है। अगर कोई बैकग्राउंड प्रोसेस किसी वजह से बंद हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, तो ये क्या करेगा, ये उस प्रोसेस ने जितने भी रिसोर्सेज ऑक्यूपाई किए होंगे, यानी मेमोरी एरिया जो उसने लिया होगा, वो मेमोरी एरिया उससे रिलीज करवा देगा और अगर ज़रूरत होगी तो उसको दोबारा रीस्टार्ट करवाएगा। इसमें किसी को कोई इशू? सर बैकग्राउंड प्रोसेस की कोई एग्जांपल दे दें। ये थ्रेड्स हैं, जब आप प्रोग्राम लिखते हैं तो बैक एंड पे आपके पास कोई 5,000 थ्रेड चल रहे हैं, हर थ्रेड एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा होगा, ठीक है। तो ये जितने भी बैकग्राउंड प्रोसेसेस हैं ये थ्रेड्स हैं। हमने देखें डाटा मैनिपुलेट करना है डेटाबेस का, मेमोरी में ले जाके हमने उनको डिफरेंट कैशेस के अंदर रखवा दिया। अब रखवाने के बाद करना क्या, उनके ऊपर भी तो कोई प्रोसेस परफॉर्म करना है, तो वो प्रोसेस जो उनके ऊपर परफॉर्म होना है, जो एग्जीक्यूशन उनके ऊपर होनी है, वो बैकग्राउंड प्रोसेसेस के थ्रू होनी है। तो उन बैकग्राउंड प्रोसेसेस को हम यहाँ पे देख रहे हैं, जिसमें से पहला बैकग्राउंड प्रोसेस का नाम क्या था, पीमोन, प्रोसेस मॉनिटर। बात समझ जाइए तो मुझे बताएं, वरना हम दोबारा इस पर बात करें। सर अब ये भी जरा ज्वाइन किया लेट थोड़ा सा, सर एक दफा दोबारा रिपीट कर देंगे जी सारे। सर। बेटा इसको आपने ना दोबारा सुन लेना लेक्चर को, इसको रीड करने की जरूरत नहीं। अब मैं आगे चलता हूँ, उसके बाद आपको जो चीज़ समझना है तो वो आपने दोबारा इधर से लेक्चर को सुन लेना है। इसकी रिकॉर्डिंग ऑन है ना? हाँ जी, रिकॉर्डिंग ऑन। एसमोन, सिस्टम मॉनिटर। एसमोन बड़ा ही इंपॉर्टेंट और मज़े का हमारे पास बैकग्राउंड प्रोसेस है। ये बहुत सारी एक्टिविटीज़ में हमारी मदद कर देगा, जिसमें सबसे मेन एक्टिविटी है रिकवरी। एसमोन का काम क्या है, हमारे पास अपडेटेड डाटा कहाँ पे पड़ा हुआ था, अपडेटेड डाटा हमारे पास कौन से कैशे में पड़ा हुआ है? सर रीडू लॉग बफर। हाँ, एसमोन ने क्या करना है, उसने रीडू लॉग बफर कैशे में से जो डर्टी डाटा होना है उसको उठाना है और रीडू लॉग फाइल्स में रखवा देना। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सिस्टम मॉनिटर का काम क्या है, उसने रीडू लॉग बफर कैशे में से डर्टी डाटे को उठाना है और उठाकर रीडू लॉग फाइल्स में, येलो बॉक्स में जो रीडू लॉग फाइल्स हैं, तीसरी फाइल्स हमारे पास राइट साइड पे, इसमें रखवा देना। अभी हम इस पे इतनी ही बात कर रहे हैं, रिकवरी हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में पढ़ेंगे तो उसमें हमें ये बात क्लियर हो जाएगी। तो काम ये क्या करता है, ये रीडू लॉग बफर से डाटे को उठाते हैं और कहाँ पे लिखवा देता है, रीडू लॉग फाइल्स के अंदर। दूसरा डीबी राइटर। डीबी राइटर क्या करता है, डेटाबेस बफर कैशे में से जितना डर्टी डाटा होता है वो जाके डाटा फाइल्स में लिखवा देता है। अच्छा, अब बार बार मैंने बात की है डर्टी डाटे को लिखवाने की। डर्टी डाटे के अलावा बाकी डाटा जो रीड ओनली डाटा है उसको हम नहीं लिखवाते डेटाबेस में वापस जाके। क्यों? क्योंकि रीड ओनली डाटे की जो कॉपी मेमोरी या इंस्टेंस में पड़ी हुई है वही कॉपी नीचे डाटा फाइल्स में पड़ी हुई है, तो उसको ओवरराइट करवाने का कोई फायदा नहीं। हमें सिर्फ अपडेटेड या जो चेंज्ड वैल्यूज होती हैं उन्हें डेटाबेस में अपडेट करना होता है। जो वैल्यूज चेंज ही नहीं हुई उन्हें दोबारा डेटाबेस में जाके लिखवाने की जरूरत नहीं। उसकी रीजन क्या है, एक बात जहन में रखें कि अगर एक क्यूरी 10 मिनट में एग्जीक्यूट हो रही है तो 9 मिनट और 40 सेकंड जो है, 9.5 मिनट से भी ज्यादा, 9 मिनट और 40 सेकंड उसके हार्ड डिस्क पे लगते हैं। बाकी 20 सेकंड में से कोई 18-19 सेकंड उसके कहाँ लगेंगे, मेमोरी के अंदर। और 1 सेकंड से भी, या चले 1 सेकंड हम कर लेते हैं, 1 सेकंड उसका कहाँ लगेगा, प्रोसेसर के पास। तो आपके पास जितना भी डिले होता है, जो क्यूरी इनएफिशिएंट होती है, जो स्लो हो रही होती है, वो हार्ड डिस्क पे हो रही होती है। आप हार्ड डिस्क को जितना ज़्यादा अवॉइड कर लेंगे, आपके सिस्टम की ओवरऑल एफिशिएंसी उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो हमने
डेटा फाइल्स में और रीडू लॉग फाइल्स में सिर्फ क्या लिखवाना है, डेटी डेटा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आ जाएगा, अगर हार्ड डिस्क इतनी स्लो हो जाती है या हमारे सिस्टम को ओवरऑल स्लो करती है, तो फिर हमारे पास उसमें 2 कॉपीज क्यों लिखवाई जा रही हैं? हर डेटी डेटे की एक कॉपी रीडू लॉग बफर में भी लिखवाई जा रही है और दूसरी डेटाबेस बफर कैशे में भी लिखवाई जा रही है। तो इसका जवाब ये है कि ये रिकवरी के लिए ज़रूर है। रिकवरी के लिए हमारे पास डेटे की 2 कॉपीज होनी ज़रूरी है। अगर 2 कॉपीज नहीं होंगे तो हम रिकवरी परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। ठीक है, रिकवरी क्या होती है वो भी हमने पढ़नी है, लेकिन ये एक बेसिक सी बात है कि अगर दूसरी कॉपी नहीं होगी तो हम डेटाबेस को रिकवर नहीं कर सकते। तो हर अपडेटेड जो चेंज हो रहा है डाटा, उसकी एक कॉपी डेटाबेस बफर कैशे में जाएगी, दूसरी रीडू लॉग बफर कैशे में जाएगी। एसमोन रीडू लॉग बफर कैशे का डर्टी डाटा जो है वो रीडू लॉग फाइल में रखवाएगा। डीबी राइटर क्या करेगा, ये डेटाबेस बफर कैशे का डर्टी डाटा डाटा फाइल्स में लिखवाएगा। यहाँ तक बात समझ आती है? इसमें किसी को कोई इशू? सर क्वेश्चन ये कि हमें 2 कॉपी की क्यों जरूरत है, एक कॉपी से क्यों नहीं काम चलता हमारा? रिकवरी के लिए। यस सर, रिकवरी के लिए। हाँ, मैंने पहले ये बात की है कि रिकवरी करने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास क्या हो, एक कॉपी। एक और बात ध्यान में रखो, हम कहते हैं कि यार हमारा सिस्टम एफिशिएंट होना चाहिए और रिलायबल होना चाहिए। रिलायबल होने का मतलब है कि ये रिकवरेबल होना चाहिए। अगर मैं अपने डाटे की 2 कॉपीज रखता हूँ तो ये मिनिमम रिलायबिलिटी है कि अगर वो क्रैश होगा तो एक कॉपी अवेलेबल है, 2 करूंगा तो वो उससे ज़्यादा रिलायबल है, 4, 5, 6, 7, 8, 10 कॉपीज में रखता हूँ एक ही डाटे की तो बहुत ज़्यादा रिलायबल है। इसका मतलब है कि 9 कॉपीज भी ज़ाया हो जाएंगी तो स्टिल एक कॉपी हमारे पास पड़ी होगी और हम उससे रिकवरी परफॉर्म कर लेंगे। तो जितनी ज़्यादा कॉपीज होती हैं सिस्टम उतना ज़्यादा रिलायबल हो जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेट बात यह है कि रिलायबिलिटी और एफिशिएंसी का इनवर्स रिलेशनशिप है। एक ऊपर जाएगा तो दूसरा नीचे जाएगा। अगर मैं नंबर ऑफ कॉपीज इंक्रीज कर दूंगा तो रिलायबिलिटी तो यकीनन बढ़ जाएगी, लेकिन 10 दफा लिखना भी तो पड़। तो 10 कॉपीज जब आप मेंटेन करेंगी तो एफिशिएंसी बहुत नीचे आ जाएगी, 10 टाइम्स नीचे ही आ जाएगी। ठीक है, तो रिलायबिलिटी और एफिशिएंसी में हमेशा इनवर्स रिलेशनशिप होता है, एक बढ़ता है तो दूसरी क्या होती है, कम होती है। तो रिलायबिलिटी और एफिशिएंसी अचीव करनी है दोनों हमने, तो हमें रिलायबल भी रखना है सिस्टम को और एफिशिएंट भी करना है। तो जितनी मुनासिब कॉपीज होंगी उतनी ही हम कॉपीज करेंगे। आसान बात जो मैं मेंशन करना चाह रहा हूँ यहाँ पे वो क्या है, नंबर ऑफ कॉपीज इंक्रीज करने से सिस्टम की रिलायबिलिटी बढ़ती है, लेकिन इससे क्या कम होती है, एफिशिएंसी। क्यों एफिशिएंसी कम होती है? क्योंकि आपके पास सर्वर के ऊपर राइटिंग की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। जितनी ज़्यादा कॉपी सर्वर मेंटेन करेगा उतने उसके रिसोर्सेज उस पर लगेंगे और एफिशिएंसी कम होगी। ठीक हो गया जी। तो एक बात आपने याद रखनी है, रिलायबिलिटी और एफिशिएंसी इनका इनवर्स रिलेशन है, एक बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी। जी, अब आप क्वेश्चन करें। और सर इसका डायरेक्ट जी रिलेशन है नंबर ऑफ फाइल्स के साथ रिलायबिलिटी का। जी जी बिल्कुल। हमें मिनिमम एक फाइल जरूर रिक्वायर्ड है रिकवरी के लिए। अगर रिकवरी वाली फाइल ही मौजूद नहीं होगी तो हम डाटा रिकवरी नहीं कर सकते। वी नीड एटलीस्ट 1 रिकवरी फाइल। ठीक है, तो रीडू लॉग फाइल हमारी रिकवरी फाइल है और एक ही है। आगे जाके हम पढ़ेंगे इसकी कॉपीज कैसे इंक्रीज की जा सकती हैं। पहले आप में से कोई बेटी वो क्वेश्चन कर रही थी, वो तो सर क्वेश्चन डेटाबेस बफर कैशे में भी डर्टी डाटा होता है? एक्चुअली तो वहीं पे होता है। रीडू लॉग बफर कैशे में तो उसकी कॉपी जाती है ना। ओके। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, डेटाबेस बफर कैशे के अंदर क्यूरी का रिजल्टेंट डाटा जाता है। रिजल्टेंट डाटा अगर रीड ओनली है तो उसकी कॉपी वही है जो नीचे डाटा फाइल में पड़ी है। अगर वो कोई अपडेट की क्यूरी थी तो वो डाटा चेंज हो गया, जो चेंजेस हैं वो डर्टी डाटा है। तो डेटाबेस बफर कैशे में रीड ओनली डाटा भी पड़ा होता है और डर्टी डाटा भी पड़ा होता है। उसमें से सिर्फ डर्टी डाटा की कॉपी कहाँ जाती है, रीडू लॉग बफर में। तो रीडू लॉग बफर में जो कॉपी जाती है वो डेटाबेस बफर कैशे से तो आती है। ओके सर। अच्छा अच्छा, आगे आ गया लॉग राइटर। अच्छा जी, मैंने आपको अभी डीबी राइटर एक्सप्लेन करते हैं। आपने लेट ज्वाइन किया? नो सर, उसकी समझ नहीं आई थी। अच्छा चले, मैं
एक बात को करेक्ट भी कर लूँ, मैंने भी ये कहा था कि एसमॉन जो है उसने रीडू लॉग बफर का डाटा रीडू लॉग फाइल में लिखवाना है सिस्टम मॉनिटर ने, लेकिन टेक्निकली होता ये है कि लॉग राइटर ने रीडू लॉग बफर का डाटा रीडू लॉग फाइल में लिखवाना होता है, एसमॉन ने रीडू लॉग फाइल को इस्तेमाल करना होता है। वो कैसे इस्तेमाल करता है रिकवरी में, वो हम आगे जाके देखेंगे। तो करेक्शन क्या है, एसमॉन रीडू लॉग बफर से डाटे को रीडू लॉग फाइल में नहीं लिखवाता बल्कि लॉग राइटर लिखवाता है। एसमॉन क्या करता है, वो रीडू लॉग फाइल को इस्तेमाल करके रिकवरी परफॉर्म करता है। कैसे करता है वो भी हम देखेंगे। डीबी राइटर, डीबी राइटर क्या करता है, डेटाबेस बफर कैशे के अंदर जो डर्टी डाटा होता है उसको उठाता है और डाटा फाइल में लिखवा देता है। तो दोनों में फर्क क्या है, लॉग राइटर ने रीडू लॉग बफर में से डर्टी डाटा को उठा के उसकी कॉपी को कहाँ लिखवाना है, रीडू लॉग फाइल में। डेटाबेस बफर कैशे में जो डर्टी डाटा है उसे डीपी राइटर ने उठाना है और कहाँ पे लिखवाना है, डाटा फाइल के अंदर। तो हमारे पास हर चेंज कॉपी की, हर अपडेटेड इंफॉर्मेशन की 2 कॉपीज मौजूद है। एक डाटा फाइल में जाती है, दूसरी कहाँ जाती है, रीडू लॉग फाइल में। रीडू लॉग फाइल वाली कॉपी किस लिए इस्तेमाल की जाएगी, रिकवरी के लिए। रिकवरी परफॉर्म कौन करेगा, एसमॉन सिस्टम मॉनिटर। रिकवरी परफॉर्म किसने करके देनी है, सिस्टम मॉनिटर ने। रिकवरी का जो प्रोसीजर है वो हम एक लेक्चर छोड़ के फिर पढ़ेंगे। यहां तक बात समझ आती है जी हमें, लॉग राइटर तक हम पहुंचे जी। यस सर, समझ आ गई। अच्छा नाम लॉग राइटर एक अच्छी, दफा दोबारा बता दें। लॉग राइटर ने क्या करना है, उसने रीडू लॉग बफर में जो डर्टी कॉपी पड़ी हुई है डाटे की, उस डर्टी डाटे की कॉपी को उठाना है और रीडू लॉग फाइल्स में लिखवा देना है। क्यों लिखवा देना है, ताकि रीडू लॉग फाइल वाली कॉपी रिकवरी के लिए इस्तेमाल हो सके। और रिकवरी परफॉर्म कौन से बैकग्राउंड प्रोसेस से करनी है, सिस्टम मॉनिटर ने, एसमॉन। ये जो ओके सर। हमारे पास बैकग्राउंड प्रोसेसेस हैं, इसमें 5वां बैकग्राउंड प्रोसेस है चेक पॉइंट। चेक पॉइंट के बैकग्राउंड प्रोसेस ने 3 काम करने हैं। पहला, इट सिग्नल्स डीबी राइटर टू स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम डेटाबेस बफर कैशे टू डाटा फाइल। इसका मतलब है डीबी राइटर अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए, उसकी एक्टिविटी क्या है, उसने डेटाबेस बफर कैशे से डर्टी डाटा को उठाना है और डाटा फाइल में लिखवाना है। ये काम करने के लिए वो किसके सिग्नल का वेट करेगा, चेक पॉइंट के। तो पहला काम चेक पॉइंट का क्या है, इट सिग्नल्स डीबी राइटर टू स्टार्ट राइटिंग। दूसरा चेक पॉइंट का काम क्या है कि जब भी चेक पॉइंट अकर होगा तो एक चेक पॉइंट नंबर जनरेट होगा। ये चेक पॉइंट नंबर जो है कंट्रोल फाइल के हेडर में और डाटा फाइल्स में अपडेट की, कंट्रोल फाइल में और डाटा फाइल्स के हेडर में। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, चेक पॉइंट कहाँ पे अपडेट किया जाएगा, चेक पॉइंट नंबर कंट्रोल फाइल में और डाटा फाइल्स के हेडर में अपडेट कर दिया। क्यों अपडेट किया जाता है, इसका क्या फायदा होता है, ये हम आगे जाके देखेंगे। इंपॉर्टेंट बात क्या है, चेक पॉइंट की 3 एक्टिविटीज है। पहली, इट सिग्नल्स डीबी राइटर टू स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम डेटाबेस बफर कैशे टू डाटा फाइल्स। सेकंड, चेक पॉइंट नंबर जनरेट करेगा। थर्ड क्या है, चेक पॉइंट नंबर जो हमारे पास है, एक सेकंड जी, मुझे जरा एक्सक्यूज करना पड़ेगा आपको 1 मिनट के लिए। यार को मुझे बताएगा कि सिग्नल डीबी जो फर्स्ट पॉइंट है चेक पॉइंट, उसमें क्या आता है, सिग्नल डीबी Writer इट to start सिग्नल्स work. DB writer to write data. सॉरी 2 बंदे बोले, एक बंदा बताए। It signals DB writer to start its work. ओके, थैंक यू। मेरा ख्याल है कि ये और रोल फॉरवर्ड और रोल बैकवर्ड रिकवरी के लिए भी इस्तेमाल होगा। ये दूसरा जो था लॉग राइटर, ये क्या करता है ये बताना। या रीडू लॉग ये बफर से जो है ये वो रीडू लॉग फाइल्स में ट्रांसफर करता है, ये मेरे ख्याल से समझ आया। हाँ, दोबारा यही है, रिपीट, यही है। दोबारा बोलना समझ नहीं आई। अच्छा जी, मैं दोबारा सुनाई दे रहा हूँ आपको।
मैं Yes, नजर आ sir. रहा हूँ? अच्छा, ठीक हो। अब इसमें क्या नाम है, जो हमारे में कहाँ पे था, चेक पॉइंट पे, ठीक है So third point बता रहे थे. जी, चेक पॉइंट पे। और एक और बात सर अभी थोड़ी सेकंड थोड़ी पॉइंट रिपीट कर दें। मैं बताता हूँ। थोड़ी सी अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि हमें कुछ चीज़ें मिसिंग है, तो एक्चुअली ये वाली जो डायग्राम है ये हमने पूरे मिड तक पढ़नी है। इसकी बहुत सारी डिटेल्स हमने अभी देखनी है, तो अभी इंट्रोडक्शन तो हमें लेना पड़ेगा। जब वंस हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो हम वन बाय वन इन तमाम चीज़ों को देखेंगे, तो वो बड़ी क्लियर हो जाएंगी हमें। दोबारा मैं बोल रहा हूँ, चेक पॉइंट ने 3 एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है। पहला काम क्या है, इसने डीबी राइटर को सिग्नल करना है कि वो राइटिंग स्टार्ट करते हैं। तो डीबी राइटर डेटाबेस बफर कैशे से डाटा उठाएगा और डाटा फाइल में लिखवा देगा। पॉइंट 2, चेक पॉइंट नंबर जनरेट होगा। चेक पॉइंट नंबर क्यों होता है, क्या करता है, कैसे बनता है, वो बाद में हम देखेंगे। पहले हमने सिर्फ उसका काम देखना, चेक पॉइंट नंबर जनरेट होगा और वो चेक पॉइंट नंबर जो है अपडेट कर दिया जाएगा कंट्रोल फाइल में और डाटा फाइल के हेडर में। हो सकता है कि हर 1 सेकंड के बाद चेक पॉइंट नंबर जनरेट हो रहा हो, तो हर 1 सेकंड के बाद कंट्रोल फाइल और डाटा फाइल का हेडर अपडेट हो रहा होगा। इसका क्या फायदा है, क्या नुकसान है, वो हम आगे जाके देखेंगे। इंपॉर्टेंटली ये जो चेक पॉइंट नंबर है ये भी रिकवरी में इस्तेमाल होता है। अब अपने इंस्टेंस को कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने उसके स्ट्रक्चर्स को पढ़ा, मेमोरी स्ट्रक्चर्स को, और उसके बैकग्राउंड प्रोसेसेस को पढ़ा। इसके बाद हमारे पास लेफ्ट साइड के ऊपर आ जाते हैं 2 बॉक्सेस बने हुए, एक है सर्वर प्रोसेस और दूसरा है यूजर प्रोसेस। बड़े आसान नाम है। जी जी, उसका थर्ड पॉइंट रहता है। आपने दो पॉइंट बताए ना। 3 पॉइंट, चेक पॉइंट नंबर जनरेट होना भी एक पॉइंट है ना। तो सर पहला वाला है कि वो सिग्नल करता है डीबी राइटर को, दूसरा पॉइंट कि वो नंबर जनरेट करता है, तो तीसरा पॉइंट, तीसरा नंबर, ये दोनों पॉइंट डाटा फाइल और कंट्रोल फाइल में अपडेट होते हैं। ओके सर, थैंक यू। अच्छा जी, सर्वर प्रोसेस। सर्वर प्रोसेस कौन से प्रोसेस को हम बोलते हैं, जो सर्वर साइड पे इनिशिएट होगा, जो सर्विस सर्वर साइड पे बनेगा, वो सर्वर प्रोसेस है। जो यूजर की मशीन के ऊपर बनेगा वो यूजर प्रोसेस है, ठीक है। अब अगर एक यूजर डेटाबेस से कनेक्ट होता है रिमोटली और वो किसी और मुल्क में या कंट्री में बैठा हुआ है और वहां से लॉगिन करता है, तो जिस मशीन से लॉगिन करेगा वो यूजर प्रोसेस वो उस मशीन पे क्रिएट होगा। यूजर प्रोसेस जब रिक्वेस्ट भेजेगा सर्वर को, तो सर्वर उस यूजर प्रोसेस के अगेंस्ट एक सर्वर प्रोसेस इनिशिएट करेगा। हमारे पास मोस्टली सर्वर्स के अंदर डेडिकेटेड इन्वायरमेंट ही होती है, यानी अगर 10,000 यूजर प्रोसेसेस होंगे तो सर्वर के ऊपर 10,000 सर्वर प्रोसेसेस क्रिएट होंगे। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर 10,000 यूजर हमारे सर्वर से कनेक्ट होता है तो सर्वर साइड के ऊपर कितने प्रोसेसेस स्टार्ट होंगे, 10,000। तो इसका मतलब है ये थ्रेड्स हैं जो सेशन के दौरान सेशन मेंटेन करेंगे। एक यूजर और सर्वर प्रोसेस जितनी देर कनेक्टेड रहेंगे तो सर्वर साइड पे उसका एक सर्वर प्रोसेस भी एग्जिस्ट करता होगा। यूजर अपनी जितनी भी रिक्वेस्ट भेजेगा यूजर प्रोसेस के थ्रू वो सर्वर प्रोसेस रिसीव करेगा और यूजर के बिहाफ के ऊपर इंस्टेंस से वो क्यूरी एग्जीक्यूट करवाएगा। सर्वर प्रोसेस के हमारे पास आगे पीजीए लिखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं प्रोसेस ग्लोबल एरिया। प्रोसेस ग्लोबल एरिया जो होता है ये प्राइवेट एरिया होता है सर्वर प्रोसेस का। अगर 10,000 सर्वर प्रोसेस हैं तो 10,000 पीजीएस बनेंगे और हर पीजीए सिर्फ वही सर्वर प्रोसेस एक्सेस कर सकता है, कोई और सर्वर प्रोसेस किसी दूसरे सर्वर प्रोसेस का पीजीए एक्सेस नहीं कर सकता। इसको हम प्रोसेस ग्लोबल एरिया भी बोलते हैं। इसके 3 पार्ट होते हैं, कर्सर स्टेट, सेशन डेटा और स्टैक स्पेस। इन तीनों बातों का मतलब क्या है। कर्सर स्टेट, क्यूरी का जो भी डाटा हम उठाएंगे उसकी प्राइवेट कॉपी जो है वो कर्सर स्टेट में आएगी, कर्सर में आएगी, यानी प्रोसेस ग्लोबल एरिया का जो कर्सर वाला पार्ट है उसके अंदर आएगी। स्टैक स्पेस इसकी जो होती है, स्टैक स्पेस जो इसकी होती है उसका मतलब होता है प्रोसेस का मेटा डाटा। प्रोसेस भी तो एक फंक्शन है, छोटा सा एक थ्रेड है, इसकी अपनी कोई मेमोरी वैल्यूज होंगी जिसमें कुछ वैल्यू
उसको प्लस करना होगा, माइनस कोई 0 होंगी, कोई 1 होंगी। तो वो मेमोरी एरिया जो पीजीए इस्तेमाल करता है अपने एग्जीक्यूशन के लिए कि प्रोसेस ग्लोबल एरिया की सिचुएशन क्या है, उसको स्टैक स्पेस में हम रखवाते हैं। और तीसरा मेमोरी एरिया इसका जो है वो है सेशन डाटा का। सेशन डाटा में क्या होता है, सेशन की इंफॉर्मेशन होती है, कौन से यूजर के अगेंस्ट, किस यूजर प्रोसेस के अगेंस्ट ये सर्वर प्रोसेस बना है, ये कितने बजे बना था, कब तक रिटेन रहेगा, इसने कितना मेमोरी एक्सेस किया है, कितनी आगे ये मेमोरी एक्सेस करता रहता है। तो सेशन से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो सेशन डाटा में होगी। तो अभी तक हमने बात ये की है, हमने क्या है, यूजर साइड के ऊपर एक प्रोसेस बनेगा उसे यूजर प्रोसेस बोलते हैं, उसके अगेंस्ट सर्वर साइड पे भी एक प्रोसेस बन जाएगा जिसको सर्वर प्रोसेस बोलते हैं। जब कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा यूजर का और सर्वर का, तो सर्वर साइड पे एक प्रोसेस बन जाएगा जो उस यूजर प्रोसेस की तमाम रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करेगा या उसके लिए बिहाफ पे सर्वर साइड पे काम करेगा। इस सर्वर प्रोसेस के अंदर एक मेमोरी एरिया होगा जिसको पीजीए बोलते हैं, प्रोसेस ग्लोबल एरिया। प्रोसेस ग्लोबल एरिया को 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। पहला हमारे पास क्या है, कर्सर स्टेट, जिसमें आपकी क्यूरी से रिलेटेड कोई प्राइवेट डाटा हमें रिक्वायर्ड होगा तो वो कर्सर स्टेट में जाएगा। स्टैक स्पेस क्या है, जिसके अंदर इस प्रोसेस का मेटा डाटा पड़ा होगा। और सेशन डाटा हमारे पास क्या है, जिसमें यूजर की सेशन की इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट करेगी कि वो सर्वर से कब कनेक्ट हुआ था, कितनी देर कनेक्ट रहा, कितनी क्यूरीज उसने एग्जीक्यूट की, कितना मेमोरी एरिया एक्सेस किया, कितनी हार्ड डिस्क एक्सेस की। इस तरह की इंफॉर्मेशन सेशन डाटा में पड़ी हो। क्या ये बात समझ आती है अब हमें? सर पीजीए दोबारा बता दें। ठीक है। प्रोसेस ग्लोबल एरिया सर्वर प्रोसेस का प्राइवेट एरिया होता है। इसके 3 पार्ट हैं, कर्सर स्टेट, स्टैक स्पेस और सेशन डाटा। कर्सर स्टेट के अंदर क्या पड़ा होता है, डाटे की प्राइवेट कॉपी। जो यूजर की क्यूरी में डाटे की प्राइवेट कॉपी होगी वो पीजीए के कर्सर स्टेट में जाएगी। स्टैक स्पेस में क्या होगा, इसका मेटा डाटा, कंट्रोलिंग इंफॉर्मेशन ऑफ अ सर्वर प्रोसेस। और सेशन डाटा में क्या होगी, यूजर के सेशन की इंफॉर्मेशन पड़ी होगी। ये तीनों चीजें कहाँ पे पड़ी होती हैं, प्रोसेस ग्लोबल एरिया में। सर प्राइवेट कॉपी से क्या मुराद है? अभी हमने आगे जाके पढ़ने हैं लॉग्स, उसमें जाके ये बात हमें होगी क्लियर। प्राइवेट डाटा का मतलब हमारे पास क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मैं पीआईए की एक टिकट लेता हूँ। पीआईए की जब मैं टिकट ऑनलाइन खरीदने जाता हूँ तो उसकी कीमत मुझे नज़र आती है 20,500 रुपये, लाहौर टू कराची की टिकट। मैं वो टिकट बुक कर लेता हूँ और क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन एंटर करने से पहले चाय मंगवा लेता हूँ, चाय का कप ख़त्म करता हूँ और उसके बाद क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन एंटर करता हूँ तो वो कहते हैं नहीं, अब ये 20,600 की नहीं, ये 21,500 की हो। ये 900 रुपये क्यों टिकट बढ़ गई, क्योंकि उस दौरान उसी फ्लाइट में से पहले अगर 15 टिकट्स रिमेनिंग थी तो अब 10 रह गई हैं, 5 टिकट किसी ने खरीद ली। अगर वो 5 टिकट किसी और ने खरीद ली हैं तो एज पर एल्गोरिदम जितनी टिकट्स कम रहती जाएंगी उनकी कीमत उतनी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। अब वो 20,600 से 21,500 से हो गई। मेरे सामने स्क्रीन पे वो 20,600 ही नजर आ रही थी, लेकिन वो मेरी प्राइवेट कॉपी थी, वो पब्लिक कॉपी नहीं थी, वो बाकी किसी को नजर नहीं आ रही थी। और वो परमानेंट पार्ट ऑफ डेटाबेस इसलिए नहीं बन सकी क्योंकि मैंने उसे अभी तक कमिट नहीं किया था। कमिट मैं कब इसे करता, जब मैं उसे क्या कर देता, फाइनलाइज कर देता बाय पेइंग। तो अगर मैंने उसे कमिट नहीं किया था तो वो परमानेंट पार्ट ऑफ डेटाबेस नहीं बनी, और अगर वो परमानेंट पार्ट ऑफ डेटाबेस नहीं बनी तो वो बाकी सबको नजर नहीं आएगी। तो वो मेरी प्राइवेट कॉपी में नजर आ रही है मुझे, वो किसी और को नजर नहीं आ रही। ये हम रिकवरी पढ़ लेंगे तो उसके बाद हमें ये मजीद आसानी से समझ आएगा। यहाँ तक सेशन डाटा, सॉरी सेशन डाटा बता दें। ये सर जो प्राइवेट कॉपी होगी यूजर सिर्फ कब आप लॉगिन हुआ था, कब तक लॉग आउट रहा, टोटल कितना टाइम वो डेटाबेस से कनेक्ट रहा, कितनी उसने एक्टिविटीज पे परफॉर्म की, ये सारा हमारे पास सेशन डाटा में पड़ा होता है। चलिए आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अगर मैं एक क्यूरी एग्जीक्यूट करता हूं, मैं कहता हूं सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर
ग्रेड इज इक्वल टू 90। तो 19वें ग्रेड के लोग जो हैं उनकी मुझे क्या नजर आ जाएगी, लिस्ट नजर आ जाएगी। ये क्यूरी जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो सबसे पहले सर्वर प्रोसेस के पास से आएगी और सर्वर प्रोसेस चेक करेगा डाटा डिक्शनरी में कि ये वाला टेबल मौजूद है, इस टेबल के अंदर ये कॉलम मौजूद है और जो भी यूज़र है क्या इसको इस टेबल के ऊपर एक्सेस हासिल है। अगर ये सारी चीज़ें उसे इजाज़त मिल जाएंगी और ठीक पड़ी होंगी, क्यूरी में कोई एरर नहीं है, तो वो डेटाबेस बफर कैशे में जाके चेक करेगा क्या उसका रिक्वायर्ड डाटा कैशे में ऑलरेडी मौजूद तो नहीं है। अगर सर्वर प्रोसेस को अपनी क्यूरी से रिलेटेड रिक्वायर्ड डाटा डेटाबेस बफर कैशे में से मिल जाएगा तो हम कहेंगे हिट टक्कर हुई है, HIT हिट। क्या कर हुई है? हिट। और हिट अकर हो जाए तो क्यूरी अगर 10 मिनट में आने थी तो उसके बजाय 30 सेकंड्स के अंदर आ जाएगी। कोई 20-25 टाइम्स एफिशिएंट एग्जीक्यूट हो जाएगी क्योंकि उसे हार्ड डिस्क की एक्टिविटी परफॉर्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर सर्वर प्रोसेस का रिक्वायर्ड डाटा डेटाबेस बफर कैशे में नहीं मिलता तो वो जाके उसको डाटा फाइल से उठा के लाएगा। अगर रिक्वायर्ड डाटा सर्वर प्रोसेस का डेटाबेस बफर कैशे में से नहीं मिलता तो हम कहेंगे मिस सकर हुई। अगर मिल जाएगा तो हिट है, अगर नहीं मिलेगा तो मिस है। हिट के केस में तो कुछ और नहीं करना, वहीं से उसको दोबारा एग्जीक्यूट करवा देना। लेकिन अगर क्या है, मिस सकर हुई है तो फिर सर्वर प्रोसेस जाएगा, डाटा फाइल में से डाटा को उठाएगा और डेटाबेस बफर कैशे में लोड करवा देगा। क्या ये बात समझ आती है? इसमें कोई कंफ्यूजन हो? सर ये तो दोबारा रिपीट कर दो। एक सेकेंड। अच्छा जी, क्या बता रहा था मैं आप लोगों को? दोबारा मुझे याद करवा दें। हिट और मिस की बात कर रहे थे। हाँ जी। सो सर्वर प्रोसेस को अगर डेटाबेस बफर कैशे में से डाटा मिल जाएगा तो हिट अकर होगी, अगर वहाँ पे डाटा नहीं होगा तो मिस अकर होगी। अगर मिस अकर होगी तो सर्वर प्रोसेस डाटा फाइल्स में से डाटा को उठाएगा और डेटाबेस बफर कैशे में लोड करवा देगा। हिट एफिशिएंट होगी कि मिस एफिशिएंट होगी? सर हिट क्या चीज़ एफिशिएंट होगी, हिट के मिस? हिट ऑब्वियसली हिट एफिशिएंट होगी। अच्छा, एक और बात बताएं, डाटा फाइल्स में से डाटा डेटाबेस बफर कैशे में लोड तो सर्वर प्रोसेस करवाता है, वापस राइट कौन करवाता है? डेटाबेस राइटर। डेटाबेस राइटर। और कौन सा डाटा राइट करवाता है? अपडेटेड डाटा। डर्टी या अपडेटेड? ठीक है। अच्छा, सर्वर प्रोसेस डेटाबेस बफर कैशे में कौन सा डाटा लोड करवाता है? सर्वर प्रोसेस सर जो क्यूरी आई होती है, जो भी रिक्वायर्ड डाटा होता है, जो भी डाटा चाहिए होता है वो, क्योंकि डाटा फाइल में जो डाटा पड़ा है वो डर्टी हो ही नहीं सकता, उसकी तो एक ही कॉपी है ना नीचे, वो तो मेमोरी में लोड होगा तो उसके डर्टी होने के चांसेस है। जो डाटा डाटा फाइल में पड़ा हुआ है वो तो कभी डर्टी नहीं होगा, वो तो कमिटेड डाटा होगा। चलें जी आगे चल। अब हमने सर्वर वाला पोर्शन तो डिसाइड कर लिया, अब हमने उसके बाद कहाँ पे जाना है, नीचे डेटाबेस वाले पोर्शन के ऊपर आना है और उस पर डिस्कस करना है कि उसमें क्या चीज़ हमारे पास मौजूद है। नीचे हमारे पास जो येलो बॉक्स है डेटाबेस का, इसके अंदर हमारे पास है डेटा फाइल्स, कंट्रोल फाइल्स और रीडू लॉग फाइल्स। इसके अलावा 3 फाइल्स ब्लू कलर की हैं जो इस डब्बे से बाहर हैं। तो डेटाबेस में कुछ इंटरनल फाइल्स होती हैं और कुछ क्या होती हैं, एक्सटर्नल फाइल्स होती हैं। इंटरनल फाइल्स हमारे पास हैं डेटा फाइल्स, कंट्रोल फाइल्स और रीडू लॉग फाइल्स।
डेटा फाइल में क्या होता है? डेटा फाइल में जितना भी यूजर का डाटा होता है वो पड़ा होता है। कंट्रोल फाइल में हमारे पास क्या होता है? कंट्रोलिंग इंफॉर्मेशन होती है कि हमारे पास डेटाबेस में कितनी टेबल स्पेसिस हैं, कितनी डाटा फाइल्स हैं, ये सारी चीजें हमारे पास कहाँ पे मौजूद होती हैं? कंट्रोल फाइल के अंदर। और उसके बाद हमारे पास रीडू लॉग फाइल्स होती हैं जो रिकवरी के लिए हमने इस्तेमाल करनी है। कंट्रोल फाइल के ऊपर हमारे पास तीसरा चैप्टर है, तो उसमें बड़ी डिटेल से देखेंगे कि क्या कुछ हमारे पास मौजूद होता है। इसके बाद जो 3 एक्सटर्नल फाइल्स हमारे पास हैं, वो एक्सटर्नल हैं क्यों? क्योंकि वो एक्सटर्नल इसलिए हैं कि अगर वो इंटरनल हो तो डेटाबेस की एक्टिविटी नहीं चल सकती। फॉर एग्जांपल, लेफ्ट साइड पे पहली फाइल एक्सटर्नल जो हमारे पास आती है उसका नाम है पैरामीटर फाइल। फाइल का नाम हमारे पास क्या होगा? पैरामीटर फाइल। पैरामीटर फाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के किसी एडिटर में बनी हुई फाइल होगी। फॉर एग्जांपल मैं नोटपैड कह देता हूँ, आप नोटपैड खोलेंगे और उसमें पैरामीटर्स की वैल्यूज दे देंगे। पैरामीटर की वैल्यूज क्या होंगी? लाइब्रेरी कैशे का साइज क्या है, डेटा डिक्शनरी का साइज क्या है, बफर कैशे का साइज क्या है, ये जितने भी इंस्टेंस के अंदर स्ट्रक्चर्स हैं इनके साइजेस आप बता देंगे। अब जब आप डीबीएमएस को कहेंगे स्टार्टअप डेटाबेस, पहली दफा डेटाबेस को स्टार्ट करेंगे, तो वो पैरामीटर फाइल को रीड करेगी और पैरामीटर फाइल को रीड करके इंस्टेंस क्रिएट कर। एक बात ध्यान में रखें जो हमने लास्ट लेक्चर में भी की थी कि अगर इंस्टेंस नहीं बना हुआ होगा तो डेटाबेस कभी ओपन नहीं हो सकती। डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए इंस्टेंस का बना होना जरूरी है। अब अगर पैरामीटर फाइल को भी मैं इंटरनल फाइल रख दूं डेटाबेस के अंदर, इस येलो बॉक्स के अंदर, तो ये येलो बॉक्स तो तब तक एक्सेस नहीं हो सकता जब तक मैं इंस्टेंस ना बना लूं। और इंस्टेंस बनाने के लिए मुझे पैरामीटर फाइल चाहिए। तो अगर पैरामीटर फाइल डेटाबेस की इंटरनल फाइल होती तो इंस्टेंस बने बगैर मैं उसको एक्सेस नहीं कर सकता था, और इंस्टेंस बनाने के लिए मुझे वो फाइल भी चाहिए होती। तो इसका मतलब है वहां पे तो डेडलॉक आ जाना था। इसलिए पैरामीटर फाइल का एक एक्सटर्नल फाइल होना क्या है? जरूरी है। क्या ये बात समझ आती है हमें? इसमें किसी को कोई इशू? सर पैरामीटर फाइल वो फाइल होती है जो उसके, बताएंगे सर, रिपीट करें? जी, क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे? दोबारा पूछे। सर ये पैरामीटर फाइल का ही पूछ रहा था सर, ये कौन सी फाइल होती है जो कंप्यूटर के इसमें आप नोटपैड वाले में? किसी नोटपैड में बना लें, वर्ड में बना लें, किसी भी चीज में बना लें, किसी एडिटर में बना लें, तो इसमें आपके पास सारे पैरामीटर्स होते हैं जो पैरामीटर फाइल के अंदर लिखे होते हैं। तो पैरामीटर फाइल में जो पैरामीटर्स होंगे, जो कुछ उनमें लिखा होगा वैसे ही इंस्टेंस बन जाएगा। देखो, इंस्टेंस कोई जादू से तो नहीं बनना, इसके लिए कोई हमें फाइल रिक्वायर्ड होगी जो कॉन्फ़िगर कर देगी इसको। वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो इंस्टेंस बनाती है उस फाइल का नाम है पैरामीटर फाइल। अब डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए इंस्टेंस बनना जरूरी है, और इंस्टेंस बनने के लिए पैरामीटर फाइल को पढ़ना जरूरी है। तो अगर पैरामीटर फाइल को इंटरनल फाइल बना दूंगा तो डेडलॉक आ जाएगा, क्योंकि जिस फाइल को पढ़ के मैंने डेटाबेस को एक्सेस करना है वो फाइल तो खुद डेटाबेस में पड़ी हुई है। तो इसलिए पैरामीटर फाइल कभी भी इंटरनल फाइल नहीं हो सकती, इट शुड बी एन एक्सटर्नल फाइल। ये बात समझ आती है कि ये एक्सटर्नल फाइल है क्यों? जी। यस सर। इसके बाद है पासवर्ड फाइल। पासवर्ड फाइल का पर्पस क्या होता है? ऑथेंटिकेशन के लिए पासवर्ड मैच करेगा डेटाबेस एक्सेस के लिए भी। पासवर्ड फाइल का मतलब है कि अनऑथराइज यूजर डेटाबेस को एक्सेस ना कर सकें। पहले तो मुझे ये बताएं, डेटाबेस में सिक्योरिटी का पर्पस या मतलब क्या होता है? एक्सप्लेन सिक्योरिटी इन डेटाबेस। सर डेटा की इंटेग्रिटी को मेंटेन रखने के लिए
जो है ना हम सिक्योरिटी यूज करते हैं। सिक्योरिटी का इंटेग्रिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। मतलब ये है कि कोई अननोन पर्सन आके हमारे डेटाबेस का छेड़खानी ना करे, उसको ठीक है, खराब ना ये करे। पहला पार्ट है, मैंने बोल दिया नो अनऑथराइज यूजर एक्सेस। अगला पार्ट क्या है इसका? दो पार्ट्स हैं सिक्योरिटी के। जब हम सर एक्सेस डेटाबेस ग्रांट फिर लिमिटेड। डाटा कोई चेंज ना कर सके, सिर्फ ये कि कोई जो स्पेसिफिक पर्सन होगा सिर्फ वो उसको एक्सेस करके उसमें ऑल्टरेशन कर सके, कोई और ना करे। ठीक है, बहुत हद तक आपकी बात ठीक है। इसको अगर हम जरा फॉर्मली बोले तो हम इस तरह बोलेंगे, ओनली ऑथराइज यूजर कैन एक्सेस आवर डेटाबेस एंड ऑथराइज यूजर्स कैन ओनली परफॉर्म्ड प्रिविलेज फंक्शंस। सिर्फ ऑथराइज यूजर डेटाबेस को एक्सेस कर सकेंगे, और ऑथराइज यूजर भी सिर्फ कौन से एक्शंस परफॉर्म कर सकेंगे? जिनके प्रिविलेजेस इजाजत उनको मौजूद है। अगर मुझे एम्प्लॉय के टेबल पे राइट ऑपरेशन की इजाजत नहीं है तो मैं वहां पे कोई राइट ऑपरेशन नहीं कर सकता। मुझे सिर्फ रीड की इजाजत है तो मैं सिर्फ क्या कर सकता हूँ? रीड कर सकता हूँ। क्या ये बात समझ आती है? सो दो स्टेप्स हो गए। पहला, ऑथराइज यूजर कैन एक्सेस आवर डेटाबेस एंड ऑथराइज यूजर कैन परफॉर्म ओनली प्रिविलेज टास्क। प्रिविलेज क्या होता है पहले ये बताएं। सर जिस टास्क को करने का उसको हक है। ये प्रिविलेज हम बोलते हैं राइट टू डू समथिंग। किसी काम के करने के इख्तियार को हम क्या बोलेंगे? प्रिविलेज। राइट टू डू समथिंग, किसी काम के करने के इख्तियार को हम प्रिविलेज बोलते हैं। तो हमने बात क्या की है कि ऑथराइज यूजर सिर्फ डेटाबेस को एक्सेस करें और ऑथराइज यूजर भी सिर्फ प्रिविलेज टास्क परफॉर्म करेंगे जिस जिसके उनको राइट्स दिए गए हैं। जो उनसे राइट्स उनके पास नहीं, वो वाला एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। तो डेटाबेस में सिर्फ ऑथराइज यूजर जाएंगे और ऑथराइज यूजर भी सिर्फ अपनी बाउंड्रीज के अंदर जो फंक्शंस डिफाइन है वो परफॉर्म कर सकते हैं। बाउंड्री से बाहर वो भी कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। दैट इज कॉल्ड सिक्योरिटी। एक और आप में से बंदे ने इंटेग्रिटी बोल दी थी, तो कि जिस बच्चे ने इंटेग्रिटी बोली थी वो बताए इंटेग्रिटी का मतलब क्या होता है डेटाबेस में। सिक्योरिटी का इंटेग्रिटी से लेना देना नहीं है। इंटेग्रिटी क्या होती है डेटाबेस में? सर करेक्टनेस ऑफ डेटा। बिल्कुल ठीक है। और करेक्टनेस ऑफ डाटा क्या होता है? तो मिसाल के तौर पे एक ही डाटा की अगर मल्टीपल कॉपीज हो तो उनके अंदर कोई एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए। अक्लमंद लोगों, इससे कंसिस्टेंसी बोलते हैं, उसका इंटेग्रिटी Consistency, नहीं yes, है। sir. इंटेग्रिटी क्या होती है? इंटेग्रिटी मीन्स करेक्टनेस ऑफ डाटा, एंड करेक्टनेस ऑफ डाटा मीन्स डाटा फुलफिलिंग आवर डिफाइंड रूल्स एंड रेगुलेशंस। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। इंटेग्रिटी मीन्स करेक्टनेस ऑफ डाटा। करेक्टनेस ऑफ डाटा का मतलब हमारे पास क्या है? डाटा फुलफिलिंग आवर डिफाइंड रूल्स एंड रेगुलेशंस। अगर मैं कहता हूँ कि सैलरी जो है वो 10,000 से कम नहीं होगी और 10 लाख से ज़्यादा नहीं होगी, तो इसका मतलब है सैलरी में इस रेंज से बाहर की कोई वैल्यू एंटर नहीं करने देनी उसने। दैट इज कॉल्ड अ रूल। ये मेरा बिजनेस रूल है जो मैंने डेटाबेस पे अप्लाई कर दी है। तो डेटाबेस को इस रूल को अप्लाई करना चाहिए और उसके मुताबिक ही सारा डाटा होना चाहिए। उसे कोई और डाटा अलाउ नहीं करना चाहिए। अगर वो ऐसा करेगी तो ये क्या कैसी डेटाबेस है? इंटीग्रल डेटाबेस है। अगर वो हमारे रूल्स के मुताबिक नहीं डाटे को कंटेन करती, उसमें उसके अलावा भी डाटा आ जाता है, तो नॉन इंटीग्रल है। ठीक है। तो इंटेग्रिटी मींस करेक्टनेस ऑफ डाटा एंड करेक्टनेस ऑफ डाटा मींस डेटाबेस फुलफिलिंग आवर डिफाइंड रूल्स एंड रेगुलेशंस। और वो रूल्स और रेगुलेशंस जो हैं वो हम अपने बिजनेस के मुताबिक उसके ऊपर अप्लाई करते हैं। क्या ये बात समझ आती है? इसमें किसी को कोई इशू? नो सर। चलें, अब किसी ने कंसिस्टेंसी बोला था। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? So, consistency की repetition of data ना हो basically. देखो, ये बात नहीं है। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि आपके डाटे को हम जब भी एक्सेस करें और जहां से भी एक्सेस करें उसकी सेम वैल्यू मिले हमें। अगर आईडी नंबर 1 के अगेंस्ट फरहान अहमद है तो जब भी आईडी 1 को एक्सेस करें हमें फरहान ही मिले। इसका ये बात काम नहीं है कि एक कॉपी है या एक से ज़्यादा कॉपी है। हम क्या कहते हैं कि डाटा, अगर डाटे की एक ही कॉपी है तो वो गलत तो हो सकती है, होगी कंसिस्टेंट। अगर डाटे की एक ही कॉपी है तो वो गलत तो हो सकती है, वो इनकंसिस्टेंट नहीं हो सकती। इनकंसिस्टेंसी के चांसेस कब आते हैं? जब हमारे पास मल्टीपल कॉपी स्टार्ट होती है। एक से ज्यादा
कॉपीज आएंगी तभी उनमें कोई फर्क आ सकता है। अगर एक ही कॉपी है तो उसमें तो कोई फर्क नहीं आ सकता। तो एक कॉपी गलत हो सकती है, इनकंसिस्टेंट नहीं हो सकती। इनकंसिस्टेंट होने के चांसेस ही मल्टीपल कॉपीज के साथ स्टार्ट होते हैं। स्टिल अगर मेरे पास एक डाटे की 100 कॉपीज हैं और वो बिल्कुल एक जैसी हैं तो डाटा कंसिस्टेंट है। रिडंडेंट डाटा होने का, डुप्लीकेट डाटा होने का कतई ये मतलब नहीं कि उसका इनकंसिस्टेंट होना भी जरूरी है। रिडंडेंट डाटा भी कंसिस्टेंट हो सकता है, डुप्लीकेट डाटा भी क्या हो सकता है, कंसिस्टेंट। लेकिन जितनी रिडंडेंसी इंक्रीज करेगी, किस चीज के चांसेस पैदा हो जाएंगे, इनकंसिस्टेंट होने के। तो पहली बात है, अगर रिडंडेंट डाटा पड़ा हुआ है तो इनकंसिस्टेंसी के चांसेस हैं। तो हम कहते हैं यार कंसिस्टेंसी अचीव करने के लिए बेहतर है कि किस चीज को रिमूव कर लिया जाए, रिडंडेंसी को। तो रिडंडेंसी को रिमूव करने के लिए हमारे पास एक मेथड है, उस मेथड का नाम क्या है? सर नॉर्मलाइज्ड फॉर्म जो नॉर्मलाइजेशन। So to achieve consistency we have to remove redundancy, and to remove redundancy we have to perform normalization. दूसरी तरह से पढ़ लेते हैं इसको। Normalization remove redundancy to achieve consistency. So basic objective consistency achieve करने हैं क्या, उससे को खतरा redundancy से होता है तो हम किस चीज को खत्म ही कर देते हैं, redundancy को। और खत्म करने के लिए उसके लिए जो मेथड है वो है normalization। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली हमारे पास तीन बातें थी जो हम पिछले कोर्स में पढ़ते हैं, कंसिस्टेंसी, इंटेग्रिटी और सिक्योरिटी। ठीक है जी। सिक्योरिटी में जो ऑथराइजेशन वाला पार्ट है वो पासवर्ड से होता है। पासवर्ड फाइल हमारे पास एक्सटर्नल फाइल क्यों है? अगर मैं अपने घर में चौकीदार रखूंगा तो उसको गेट पे बिठाऊंगा। अगर मैंने उसको ड्राइंग रूम में बिठाना है तो मुझे उसका कोई फायदा नहीं है। तो पासवर्ड फाइल का पर्पस ये है कि अनऑथराइज्ड यूजर डाटाबेस को एक्सेस ना करे। तो अगर मैं ये फाइल पासवर्ड फाइल ही डाटाबेस के अंदर उठाऊंगा तो अनऑथराइज्ड यूजर की पासवर्ड मैचिंग के लिए तो डाटाबेस में आना पड़ेगा। तो इसका मतलब इसका पर्पस ही खत्म हो गया। तो अगर मैंने चौकीदार रखना है तो गेट पे बिठाना है, और पासवर्ड फाइल बनानी है तो वो एक्सटर्नल फाइल बनानी है, उसको इंटरनल फाइल नहीं बनाना। ये बात समझ आती? जी मेरी बात समझ आ रही है ये वाली आपको? यस सर। चलो, तीसरी फाइल हमारे पास हो गई आर्काइव फाइल। ठीक हो गया जी। आर्काइव लॉग फाइल जो हमारे पास है ये थर्ड एक्सटर्नल फाइल है, और ये जो थर्ड एक्सटर्नल फाइल हमारे पास है इसका पर्पस ये है कि अगर ये येलो बॉक्स किसी वजह से करप्ट हो जाए, तबाह हो जाए, फेल हो जाए, तो फिर हम रिकवरी आर्काइव लॉग फाइल से कॉपी करेंगे। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आर्काइव फाइल जो है उससे हम रिकवरी परफॉर्म करेंगे डेटाबेस की, अगर डेटाबेस का ये येलो बॉक्स किसी वजह से करप्ट हो जाए। आर्काइव फाइल में पढ़ा क्या होता है, इसमें रीडू लॉग फाइल्स की हिस्ट्री पड़ी होती है। रीडू लॉग फाइल की हिस्ट्री का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि रीडू लॉग फाइल में जो इन्फॉर्मेशन जा रही है, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन, वो वहां पे ओवरराइट हो जाती है कुछ अर्से के बाद, लेकिन उसकी हिस्ट्री कहाँ पे मेंटेन की जाती है, आर्काइव फाइल्स में। ठीक है, इसकी भी की बहुत डिटेल है और ये कैसे काम करता है ये हम आगे जाके देखेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ इनिशियली इतना याद रखें कि आर्काइव फाइल इसलिए एक्सटर्नल फाइल है कि अगर कभी डेटाबेस डूब जाए तो उसको रिकवर कहाँ से करना है, आर्काइव फाइल से। तो क्योंकि इसको डेटाबेस की खराब होने के केस में इस्तेमाल करना है तो इट शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ डेटाबेस, इसको डेटाबेस से बाहर रखना जरूरी था। तो इसलिए आर्काइव फाइल भी कैसी फाइल है, एक्सटर्नल फाइल। ये जी हमारे पास आज इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया, पहला चैप्टर हमारे पास जो था वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसको नेक्स्ट क्लास के अंदर आगे फर्दर लेके चलेंगे। आपने नेक्स्ट क्लास के अंदर हमने एक छोटा सा आपका करेंगे क्विज। कैसे करेंगे क्विज वो आपको उसी क्लास के अंदर पता लगेगा, उसका मतलब है परसों की क्लास के अंदर। तो पहले चैप्टर को आपने ये पढ़ के आना है, तैयार करके आना है। कोई चीज़ इसमें अगर मैं छोड़ भी गया हुआ तो आपने पढ़ लेनी है, ना समझ है तो नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन कर लीजिएगा। सो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम आपका एक छोटा सा क्विज करेंगे। ये बात समझ आती है? यस सर। सर एक यस क्वेश्चन है। सर ये आर्काइव फाइल एक दफा थोड़ा सा ओवरव्यू दे देंगे आर्काइव फाइल? ये आर्काइव फाइल पे आपको पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे, आप फिक्र क्यों करते हैं? अभी आप जाके फर्स्ट चैप्टर पढ़ें पूरा।
अच्छा सर, अक्सर डेटाबेसेस में ऐसे होता है कि एक लॉग फाइल जनरेट हो रही होती है कि कौन किस वक्त एंटर हुआ, किसने क्या अपडेट की फाइल में, तो सर वो कौन सी फाइल होती है? ये सेशन डाटा ही होता है। हम इसको तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको सेशन डाटा को किसी भी जगह पे मैनेज कर सकते हैं। अभी एक्चुअली आप लोगों को बड़ी इनिशियल सी मैंने बात बताई है, ये जो आप बात कर रहे हो ना, यूजर कब आया कब गया, इस सारे की ट्रेसिंग डीबीए का काम होता है। हम इसको आगे जाके देखेंगे कि ये ट्रेसिंग करता कैसे है। लेकिन ये है कि ये स्टेप बाय स्टेप ही चलेंगे, कुछ चीज़ आपको बताएंगे तो उसके बाद अगली चीज़ों के ऊपर बिल्डिंग खड़ी होगी। तो अभी थोड़ा सा वेट करें। तो सेशन डाटा किस तरह हैंडल किया जाता है और क्या मैनेज किया जाता है वो भी हम देखेंगे। सर वो जो आपने गूगल ड्राइव का लिंक सेंड किया था, उसके ऊपर जाके हमने वो स्लाइड्स के अंदर से ये चैप्टर नंबर 1 पढ़ना है। नहीं यार, उसको डाउनलोड कर लो, पढ़ लेना। गूगल ड्राइव पे जाके क्यों पढ़ने? गूगल ड्राइव पे तो जाके सिर्फ वीडियोस देखनी है। ठीक है सर। सर एक क्वेश्चन है। जी जी। सर ये जो चैटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, इनके डेटाबेस जब क्रिएट होता है तो सर ये जो जितनी लंबी चैट होती है सारा का जो है हर बारी पे वो उसको रीड करता है, डाटा उसका जो है एंटर करता है। अब मेरी बात इनका सुनिए, डेटाबेस कैसे काम करता है? जितने भी चैटिंग सॉफ्टवेयर हैं ना, उनका डाटा कैसे काम करता है, ये तो उसमें जो लॉजिक लिखी है उसके मुताबिक है। इंपॉर्टेंट बात है, ये जो चैटिंग डाटा होता है, ये डाटा इतना थोड़ा सा होता है कि ये कभी भी हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं होता। ये बिलियन ऑफ ईयर्स भी आप डाटा लिख लेंगे तो वो कितने के जीबी बन जाएगा। असल मसला हमारे पास ये होता है, जो वीडियोस हमारे पास हैं इसका साइज बड़ा होता है, इसका साइज हमारे लिए मैटर करता है। फॉर एग्जांपल, ओरेकल में एक बी लॉब नाम का डाटा टाइप है। अगर किसी कॉलम का मैं बी लॉब रख देता हूँ डाटा टाइप, तो उसमें 32 GB डाटा एक टेबल के सेल में आ सकता है। तो इसका मतलब है एक रिकॉर्ड का एक एट्रीब्यूट जो है, एक कॉलम जो है, वो 32 GB का हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह के जो कॉलम्स और इस तरह का जो डाटा है वो मैटर करता है। और जनरली इस तरह का डाटा कौन सा होता है? सिक्योरिटी कैमरास का, जिन्होंने 24 घंटे चलना होता है और रिकॉर्डिंग करनी होती है। तो इस तरह का डाटा हमारे लिए है। चैटिंग सॉफ्टवेयर का डाटा तो कोई डाटा नहीं होता ना, उसके लिए कोई इतनी परेशानी वाली या स्पेशल चेक करने वाली कोई बात होती है। जी, कोई और क्वेश्चन? चलें, बहुत शुक्रिया जी। इंशाल्लाह परसों मुलाकात होती है। फर्स्ट थैंक यू। लेक्चर के क्विज के लिए तैयार होते हैं आप लोग। ठीक है सर। अटेंडेंस नहीं होनी यार ये इधर रुको यार, इधर रुको यार, जरा मुझे 2 चीज आगे दो। अस्सलाम वालेकुम सर। अब वो कहाँ चले गए सर? चले गए सर।